गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज। आज है 28 सितंबर एंड डे है ट्यूसडे। तो आई होप आपने कल इंस्टाग्राम वाली पोस्ट को लाइक कर दिया होगा और देखा भी होगा कि हमने फाइनेंस प्रीमियर लीग की स्टार्टिंग किया। उसके अंदर आपके 2 फेज आने वाले हैं। मैंने आपको नीचे उसके कैप्शन में भी लिखा था, तो आपको नीचे एक लिंक मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम का, तो आप उसके जाके आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं और उस पोस्ट को ज़रूर देख लें। और 1 अक्टूबर को हमारी जो है इंट्रोडक्शन वीडियो आने वाली है उसकी, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। हमारे बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं। आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। अच्छा, पहले 3 पेजेस पे आपके मतलब अगर मैं एक तरह से कहूँ तो यूपी की इलेक्शन का ऐड आया हुआ है, तो मतलब इसको हम स्किप करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या है कि आपका योगी आदित्यनाथ ने कैसे यूपी के अंदर पिछले टर्म के अंदर पूरा काम किया है, वो सब बताया हुआ है। तो इसको हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। अभी यहाँ से फर्स्ट न्यूज़ बेसिकली स्टार्ट हो रही है। न्यू फाइनेंसिंग राउंड ऑफ अबाउट 500 to 600 मिलियन, इन्वेस्टको इन टॉक्स टू इन्वेस्ट स्विगी एट 10 बिलियन वैल्यूएशन। इसके अंदर हुआ क्या, बेसिकली आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, जो बहुत बेसिक लाइन लिखी है कि इन्वेस्को जो एक कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो स्विगी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रही है, टॉक्स कर रही है, मतलब कि बात कर रही है स्विगी वालों के साथ 10 बिलियन की वैल्यूएशन पर। तो बहुत बेसिक सी बात है। अब इसके अंदर क्या है कि आपको इसके बैकग्राउंड में जो एक चीज़ चल रही है वो समझना पड़ेगा। जोमेटो का आईपीओ, जो जोमेटो का बहुत ही मतलब अगर मैं कहूँ बम्पर आईपीओ रहा है, यहाँ पे इन्होंने ये वर्ड यूज़ भी किया है, बम्पर आईपीओ रहा है आपका। और उनकी मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन और जो उनकी इमेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब अगर आईपीओ में सबसे ज़्यादा फेमस आईपीओ कोई रहा है तो वो जोमेटो का ही रहा है। तो मतलब लोग ये भी सोच रहे थे जोमेटो आईपीओ एक अलग से डिश है, मतलब जिनको ढंग से नहीं पता था, तो बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है। उसकी वजह से जो पब्लिसिटी मिली है उनको वो बहुत ही ज़्यादा है। तो स्विगी का भी कुछ कुछ ऐसा करने का प्लान है, बट यहाँ पे कोई भी हिंट ऐसा नहीं है कि वो आईपीओ अपना रेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वो इन्वेस्को से फंडिंग रेस करना चाह रहे हैं। इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा इनका करंट जो पूरा ओनरशिप पैटर्न है वो किस तरह से है। तो मेजर इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर जो है वो आपका नास्पर्स है। इनके बारे में आप और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं। मैं आपको नीचे लिंक भी दे दूंगा कि इनके मतलब इनके गूगल का जो मतलब इनकी साइट है उनका। नास्पर्स इनमें सबसे ज़्यादा 31% से आपका ओनर है। उसके बाद सॉफ्ट बैंक, आपके फाउंडर्स, एस एल, डी एस टी ग्लोबल, बाकी आप देख सकते हैं। तो नास्पर्स इसमें से आपका जो मेजर इन्वेस्टर है वो है। अगर इसमें आपका इन्वेस्को पार्टिसिपेट करता है तो इनकी डील बेसिकली जो टॉप 3 इन ओनर्स हैं उन्हीं से होने वाली है कि आपका कितना कितना स्टेक वो लोग देने वाले हैं, ताकि इन्वेस्टको उसके अंदर मतलब बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर सके, क्योंकि पूरा शेयर तो 100% ही रहने वाला है। दो तरह से यहाँ पे इन्होंने स्विगी और जोमेटो के फाइनेंशियल्स को कंपेयर भी किया कि इनका ऑपरेशनल रेवेन्यू कितना था, इनका कितना था, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब बाकी देख सकते हैं। और आगे चले तो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू टेक पार्ट इन री रेटिंग एक्सरसाइज एट डबल द वैल्यूएशन पोस्ट जोमेटोज पर आईपीओ। बेसिकली यही है कि आपका अभी के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अगर वैल्यूएशन बढ़ती है तो ज़्यादा हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन का मिलेगा। मैं अभी आपको बताऊंगा मार्केट कैपिटलाइजेशन और वैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो जो कि पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और ज़्यादा। तो वो भी ये कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू टेक पार्ट, मतलब कि वो भी पार्ट लेने के लिए एक्साइटेड है, वो भी लेंगे पार्ट। ऐसा नहीं है कि वो अपनी जो उनका शेयर है उनको सेल करके बाहर निकलना चाह रहे हैं, सिंस इन्वेस्ट को आ रहा है। तो वो आप समझ गए होंगे। वैल्यूएशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि वैल्यूएशन हम समझ लेते हैं। बेसिकली वैल्यूएशन का मतलब तो आपको सबको पता ही है। इसका मतलब ये होता है, ये मैं आपको एक बार पहले बताता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ। वैल्यूएशन और मार्केट कैप के लिए मैं एम कैप लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं इन दोनों में आपको डिफरेंस समझाऊंगा, उससे आपको वैल्यूएशन का मीनिंग क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, वैल्यूएशन एक बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है। ये डिपेंड करता है कि जो बोल रहा है वैल्यूएशन, जो यूज़ कर रहा है वर्ड, वो किस चीज़ के लिए कर रहा है। कुछ लोग तो वैल्यूएशन मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए भी यूज़ कर देते हैं, तो इस एक्सटेंट तक ये चीज़ जाती है। हालांकि वैल्यूएशन का जो ट्रू मीनिंग होता है वो ये होता है कि आपकी कंपनी की आपके टोटल असेट्स प्लस टोटल डेट, मैं वापस लिख देता हूँ, असेट्स प्लस डेट, कि आपका कितना कंपनी का टोटल वैल्यू है। यानी कि अगर आपको किसी एक ऐसे पर्सन को आज की डेट में अगर ऐसी कंपनी खड़ी करनी हो तो उसे क्या क्या कितना कितना करना पड़ेगा, तो वो बेसिकली वैल्यूएशन होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने आपको पहले बताया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि आपका प्राइस ऑफ शेयर इनटू आपका क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब वो शेयर के मतलब वो शेयर का नंबर जो आपके आउटस्टैंडिंग है आपके मार्केट के अंदर। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि जो प्रमोटर के पास नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार किसी और कलर से, लेस प्रमोटर। प्रमोटर मतलब जैसे जो रिलायंस के शेयर हैं जो मुकेश अंबानी के पास है, तो वो
आपके आउटस्टैंडिंग शेयर्स के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि वो आपका मुकेश अंबानी कभी भी सेल नहीं करेगा, या जो सेल कर देगा वो आ जाएंगे, जो सेल नहीं कर रहा वो उसी के पास रहने वाला है। तो जो प्रमोटर्स के हैं वो हम इसमें से माइनस कर लेते हैं, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट या ऐसे किसी बॉडी के पास हैं तो वो भी हम इसके अंदर से माइनस कर लेते हैं। जैसे आपके LIC के मान लेते हैं, अभी तो खैर 100% ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, बट अगर मान लेते हैं IPO आने के बाद कुछ एक ओनरशिप उनकी जो है गवर्नमेंट के पास रह जाती है, जो कि रहेगी, नेचुरल सी बात है, तो वो हम माइनस करके हम उसकी फ्री फ्लोट जो शेयर्स हैं या जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो निकालने वाले हैं। तो ये आपके P/Q का मतलब होता है फॉर्मूला आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन का। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको यही कंपनी खरीदनी है आज की डेट में तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो इन दोनों बातों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस यही रहता है, और यहाँ पे यही था कि आपका अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ती है तो वैल्यूएशन काफ़ी बड़े एक्सटेंट से बढ़ती है। ऐसा नहीं होता है कि अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे X से बढ़ रही है तो वैल्यूएशन भी X से ही बढ़े, वो 10X 20X से भी बढ़ सकती है, जितनी कंपनी की रेपुटेशन है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर यही होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ने की वजह से आपका एक इन्वेस्टमेंट का चांस मिलेगा जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है, वो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा था जब मैंने पहले यहाँ पे मेंशन किया था। तो हमने जो पूरा यहाँ पे कवर कर लिया। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स न्यूज़ थी, तो आप नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक और कमेंट में डाउट था भी, मैं आपको पहले एड्रेस करना भूल गया, बेन कैपिटल से रिलेटेड। मतलब एक का कमेंट था कि वो मतलब कोई वो एग्जैक्टली हाँ RBI ग्रेड बी का वो एस्पिरेंट है और उनको जो है बेन कैपिटल का समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, पहले इसमें दो बातें हैं, बेन एक अलग कंपनी है और बेन कैपिटल एक अलग कंपनी है। शायद मैंने ये बात पॉइंट कवर नहीं किया था। तो बेन एक अलग कंपनी है, बेन कैपिटल अलग कंपनी है। बेन जो कंपनी है वो आपकी कंसल्टिंग के अंदर, मगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो स्ट्रेटजी बेस्ड कंसल्टिंग के अंदर काम करती है। उसके अंदर सबसे बड़ी कंपनीज चार है, हर इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी चार कंपनीज को देखा जाता है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी चार कंपनीज तो आपकी जो है वो है BCG, मैकेंजी, बेन और एक और का मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं याद, मैं नीचे आपको या तो लिंक करूँगा या नीचे लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। स्ट्रेटजी आपकी कंपनी है, स्ट्रेटजी के अंदर बेसिकली कंसल्टिंग कंपनी जो बेन है मेन। अब इसके अंदर क्या है कि इनकी एक और यूनिट है बेन कैपिटल, जो नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो बेन कैपिटल बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट बैंक और आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये सब वाले काम करती है, जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट वाले काम होते हैं वो सब इसके अंदर करती है। तो ये आप समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको क्लियर हो गया हो तो भी आप नीचे करके बता दें। अच्छा, मैं स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ, स्ट्रेटजी। हाँ, तो आप नीचे कमेंट करके बता दें कि आपको जो है क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे आगे चलते हो, आपका DHFL लेंडर्स सेट टू मार्क 37.4 थाउजेंड करोड़ रिकवरी दिस वीक। बहुत ही बेसिक सी बात है कि आपका DHFL के जो लेंडर्स हैं, मतलब लेंडर्स मतलब कि जिन्होंने DHFL को लोन दिया हुआ था, तो वो आपके जो लेंडर्स हैं उन्होंने वो सेट कर दिया इतना मार्क कि उनको रिकवरी इतनी चाहिए। बेसिकली क्या है कि DHFL, अगर आपको नहीं पता, तो बैंकरप्ट हो गया है और ये बैंक ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पर है। मतलब अगर मैं वैसे बोलूँ लेमन लैंग्वेज में, बंद होने का मतलब ये नहीं होता कि बैंक के ऑपरेशंस बंद हो जाते हैं। बैंक ऑपरेट करता रहता है थोड़ा बहुत, बट जैसे जो नई फंडिंग उठाना है, वो सब जो बड़े काम होते हैं वो सब करने बिल्कुल बंद हो जाते हैं बैंक के अंदर। तो यहाँ पर जो है यही है कि आपका DHFL के जो लेंडर्स हैं वो इतने पैसे उठाने वाले हैं जो इनका डेट है। आप हम बेसिकली एक मान सकते हैं कि अगर ये बैंक ही है एक तरह से, तो अपने बैंक के अंदर जो डिपॉजिट कर रखा था वो आप यहाँ से लेने वाले हैं। और ये जो पिरामल यहाँ पर लिखा है, तो पिरामल ग्रुप को DHFL मिलने वाला है। एक तरह से क्या होता है कि अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो उसके जो भी बाकी बचे हुए असेट्स हैं वो या तो किसी उसे डेटर को मिल जाते हैं या फिर एक ऐसे पर्सन को मिल जाते हैं जो उसके लिए पे करता है। तो जो उसके लिए पे करता है, मान लेते हैं X अमाउंट देता है, तो वो X अमाउंट वो उनको चुकाने के लिए यूज़ कर लेंगे जिनको उन कंपनी का डेट था। तो ये उस तरह से होता है। तो यहाँ पे यही है कि आपका पिरामल जो भी यहाँ पे पैसे देने वाला है उनसे ही ये रिकवरी यहाँ पर होने वाली है। तो ये बेसिकली इस तरह से कैश पोर्शन टू हेल्प बैंक्स राइट बैंक प्रोविजन इन द क्वार्टर स्टेप। बहुत बेसिक सी बात है कि आपका प्रोविजंस जो होते हैं आपके, अगर अपने अकाउंट्स थोड़ी बहुत पड़ी तो आपको ईजी रहेगा। जो प्रोविजंस वगैरह होते हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए इस क्वार्टर के अंदर कैश पोर्शन हेल्प करेगा। प्रोविजन क्या होते हैं, जैसे आपने मान लेते हैं 100 रुपीज़ की सेल करी और 100 रुपीज़ की सेल के अंदर आपने 50 रुपीज़ का तो कैश में माल बेचा, 50 रुपीज़ का क्रेडिट में बेचा। क्रेडिट में बेचा का मतलब क्या होता है कि आपने डेटर बना लिया कि आप किसी कोई पर्सन आया कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको 1 महीने बाद दे दूंगा। तो आपको तो आपकी सेल से मतलब था, तो आपने बेच दिया। पर यहाँ पे होता क्या है कि मान लेते 50 रुपीज़ में उसने वो 40 रुपये ही दे पा रहा है, वो 10 रुपये दे ही नहीं पा रहा। उसके पास कह रहा है कि मेरे पास टोटली 40 बचे हैं, आपको जो करना है कर लो। तो ये आपका 10 रुपये का बैड डेब्ट हो जाता है। तो ऐसे अगर कोई अकाउंटेंट होता है तो वो, अगर कोई अच्छा अकाउंटेंट होता है तो वो प्रोविजंस निकाल के रखता है पहले से ही
कि भाई अगर मैंने 50 रुपये की या 500 रुपये की सेल करी है क्रेडिट में, तो मैं 10% 20% पहले से ही निकाल के रखूँगा प्रोविजन में, क्योंकि मेरे को पता है ह्यूमन नेचर है, कहीं ना कहीं जाकर इतना तो मेरे को लॉस इस बैड डेब्ट के नाम पर होने वाला है। तो बेसिकली इस तरह से प्रोविजन जो निकाले जाते हैं, अब प्रोविजन निकला है बट सेल तो हुई नहीं, प्रोविजन तो पहले ही निकाल दिया होगा उन्होंने, और जो पिछले साल का प्रोविजन पड़ा होगा वो भी यूज़ नहीं हुआ, और साथ ही साथ में सेल हुई नहीं, तो अब ये वो कैसे राइट ऑफ करेंगे बुक्स में से, तो उसके लिए कैश पोर्शन हेल्प करेगा। ये एक अकाउंटिंग वाली चीज़ है, ये ज़्यादा कंसर्न वाली बात इसके अंदर नहीं है। और एनीवेज आपकी हेल्प नहीं होने वाली, क्योंकि कंपनी कुछ टाइम बाद तो लिस्टेड अनलिस्टेड हो जाएगी, तो आपको जो है ज़्यादा हेल्प इसमें नहीं मिलने वाली। अब आगे चलते तो आपका आदित्य बिरला सन लाइफ ABC लिमिटेड, आपकी जो ABC, ये बेसिकली इसमें कहना चाह रहा हूँ कि जो इनका एक्रोनिम बनता है वो ABC बनता है, तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है, और कई जगह इनको रेफर भी किया जाता है एज ABC। तो ये बेसिकली इनका ऐड है पूरा, इसको हम स्किप करेंगे, और आगे चलते पेपर सेशन है, इसको भी हम स्किप करते हुए चलते हैं। यहाँ पर ये आपको AD मार्क्स सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है। अगर आपको मतलब किसी दिन आपको पूरा टाइम नहीं मिल रहा, आपको सिर्फ 1 पेज तो 2 पेज पढ़ने का टाइम है, 5-10 मिनट भी आपके पास, तो जो है इसको ज़रूर से पढ़ लें। और मैं जो है 7 PM के आसपास जो है आपकी PDF सेंड कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। मैं बेसिकली क्या है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। 350 के आसपास उसके अंदर मेम्बर्स हो चुके हैं, और मतलब क्लोज टू 400 हो चुके हैं एक्चुअली में। तो उसके अंदर मैं जो है ये PDF शेयर कर देता हूँ सुबह 7 बजे के आसपास, और आपकी वीडियो आती है 9:30 से 10 के आसपास। तो जो है आप बीच में, मैं भी बीच में पढ़ता हूँ, मैं भी बीच में वीडियो बनाता हूँ, तो उस बीच में आप पढ़ सकते हैं, कम से कम आप ET मार्केट सेक्शन को पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है वैसे भी, और इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकल होती हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको जो है मतलब ऑब्वियसली न्यूज़पेपर है, सब कुछ प्रैक्टिकल ही रहता है, बट इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैंने पहले बता भी रखी होती हैं, तो ये आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप पढ़ लेते हैं तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप नीचे आपको लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसमें। दीज वैल्यू स्टॉक्स कैन ऑफर निफ्टी रिटर्न्स एज बिजनेस पिक्स अप। ये निफ्टी रिटर्न्स बोल के यहाँ पे काफ़ी अच्छी लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किया है, वो मैं आपको बताता हूँ। वैल्यू स्टॉक्स का मतलब पहले क्या होता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वैल्यू स्टॉक्स का मतलब जैसे मैं यहाँ पे लेके आऊँ, सबको पता है कि आज की डेट में जो रिलायंस है वो महंगा शेयर है। क्यों महंगा शेयर है? अभी आपका रिलायंस चल रहा है, मैंने लास्ट प्राइस चेक नहीं किया, बट 2100 के आसपास चल रहा है। तो सबको पता है कि अगर इतना प्राइस चल रहा है तो इससे ऊपर कहाँ जाएगा, मतलब इतनी अगर हम कंपनी की, अगर हम वैल्यूएशन निकाल के देखते हैं कि जितने उनके नंबर ऑफ शेयर्स बचे हैं, और अगर हम उसको कंपेयर करते हैं कि कंपनी के पास टोटल कितने असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ है, उसको माइनस कर लेते हैं, तो वो सब मिला जुला के इक्वल अमाउंट ऑफ बनता है। तो इससे ऊपर मतलब शेयर जाने का कोई पॉइंटलेस मीनिंग है, मतलब कि अगर कोई इससे ऊपर शेयर जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जा रहा है क्योंकि वो रिलायंस का शेयर है, कोई उसके पीछे साइंटिफिक या लॉजिकल बात नहीं है। तो यहाँ पे ये होता है बेसिकली ओवर वैल्यूड शेयर्स, कि इसकी वैल्यू 2000 के आसपास होनी चाहिए। बहुत सारे अगर आप CNBC चला के देखेंगे तो जब भी वो रिलायंस के बारे में बोलते हैं तो वो यही बोलते हैं कि ओवर वैल्यूड शेयर है, बट और ऊपर जाएगा। तो उनका पॉइंट यही रहता है कि आपका इसकी इमेज इतनी ज़्यादा है कि ऊपर ऊपर जाना ही है इसको, रिलायंस के शेयर को, पर फिर भी वो ये ज़रूर बोलते हैं कि ओवर वैल्यूड शेयर है। तो आपको जो ये बोला चाह रहा हूँ कि आपका ओवर वैल्यूड शेयर का मतलब होता है कि जितने उनके पैसे चार्ज करने चाहिए थे, जैसे 2000 के आसपास करने चाहिए थे, तो वो 2100 करें आप। तो इस तरह से बेसिकली वर्क करता है। वैल्यू स्टॉक्स का मतलब होता है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। अगर आपने वॉरेन बुफे का नाम आपने आई एम श्योर सुना ही होगा, तो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी यही है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढो। जेम्स बोलते हैं, कई लोग इन्हें जेम्स बोलते हैं, और जो अच्छी मतलब लॉजिकल बात है जेम्स बोलना, तो जेम्स को ढूंढो और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो, बस यही आपका मूल मंत्र है इन्वेस्टमेंट का। तो अंडर वैल्यूड के ऊपर मतलब बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग है, अंडर वैल्यूड इन्वेस्टिंग है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी रहती हैं इसके अंदर, ताकि आप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढ पाएँ। यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, जिनका इन्होंने एग्जांपल दिया है नीचे, ये आपके जैसे LIC हाउसिंग है, महिंद्रा है, LIC हाउसिंग, वापस से PVR, आपके बलराम चीनी वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कैन ऑफर निफ्टी रिटर्न्स। निफ्टी ने आपके पिछले 6 मंथ में 60% के आसपास रिटर्न्स दिए हैं, और इतने ही रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन इनसे भी कर रहे हैं। आप अगर इनको होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ पर एज बिजनेस पिकअप, ये जो आपका बिजनेस पिकअप कर रहा है हर सेक्टर के अंदर, हर मतलब हर इंडस्ट्री के अंदर, तो उस तरह से बेसिकली अगर ऐसा होता है इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो इन्होंने मेंशन किया है, तो आपको जो है अच्छे रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऑब्वियसली बात है अगर कुछ ऐसा एडवर्स सिनेरियो हो जाता है जैसे थर्ड वेव आ जाती है, तो कौन कैसे कोई गारंटी करेगा आपको रिटर्न्स की, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। पर उसके अलावा ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपके जो है फ्यूचर के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।
और यहाँ पे मैं आपको जैसे यहाँ पे कैसे किस फॉर्मेट में इन्होंने बताया वो बताता हूँ आपको। मोतीलाल ओसवाल इन्होंने रेड से लिखा है, उसके बाद LIC हाउसिंग एक वर्ड लिखा है और महिंद्रा महिंद्रा M&M में एक वर्ड लिखा है। बेसिकली इसका मतलब क्या है, मोतीलाल ओसवाल आपको नहीं पता तो एक डिस्काउंट ब्रोकर है, या मैं ब्रोकर कहना चाहिए, सिर्फ एक ब्रोकर है जो आपको स्टॉक्स परचेज करने में, सिक्योरिटीज़ परचेज करने में आपके मतलब आप ब्रोकर के थ्रू ही कर सकते हो, तो उनमें वन ऑफ द ब्रोकर्स है ये। ऐसी आपका कोटक सिक्योरिटीज़ भी एक ब्रोकर है, आपका ICICI डायरेक्ट भी ब्रोकर है, और ये तो इनफैक्ट डिस्काउंट ब्रोकर है। तो ये सब जो आपकी कंपनीज़ हैं, ब्रोकर है, ब्रोकर हाउसेज हैं, तो इन्होंने दो दो शेयर्स सबने रिकमेंड किए हैं। जैसे यहाँ पे LIC हाउसिंग और महिंद्रा महिंद्रा है, इन्होंने भी LIC हाउसिंग किया है और PVR किया है। तो इस तरह से बेसिकली सभी आपके जो ये ब्रोकरेज हाउसेज हैं उन्होंने दो दो शेयर को रिकमेंड किया है। IIFL इस तरह से एक बॉश और IRB इंफ्रा उन्होंने रेफर किया है। आपका सेंट्रम ब्रोकिंग है, और इन्होंने बजाज कंज्यूमर और UTC AMC UTI AMC इन्होंने रिकमेंड किया है। तो इस तरह से बेसिकली दो दो शेयर सबने रिकमेंड किया है, और इन्होंने थोड़ा थोड़ा डिटेल भी दी है कि क्यों ये बोलना चाह रहे हैं ऐसा, पर चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, बट इसके अंदर कोई ऐसा खास इन्होंने रीज़न दिया भी नहीं है कि कितना ये लो वैल्यू क्यों है शेयर्स। तो हमने ये देख लिया। अच्छा, इसमें एक और इन्होंने पॉइंट सबसे बताया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, करंट मार्केट प्राइस। CMP का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस, कि करंट मार्केट प्राइस कितना चलने लगा है और टारगेट प्राइस कितना होना चाहिए, क्योंकि सिंस ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपका स्टॉक कम में मिल रहा है आपको, कि आपका अंडर वैल्यूड स्टॉक है, तो आपको ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना अंडर वैल्यूड है, कहाँ तक ये बढ़ सकता है, कितने के बाद आपको सेल ऑफ कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी की शेयर को बाय कर लेते हैं तो वो बढ़ता है जब, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि क्या मुझे अभी बेच देना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। तो ये भी इन्होंने साथ में बताया कि टारगेट प्राइस है 525 के आसपास का, तो अगर आपको इतने रिटर्न्स मिल जाते हैं ऑलमोस्ट, तो आपको जो है इसके बाद सेल ऑफ कर देना चाहिए, उसके बाद नीचे जाने की संभावना बनती है, या उसके बाद जो बताते हैं तो वो उस तरह से। तो बेसिकली इस तरह से स्टॉक टिप है बेसिकली, थोड़ी अगर इन्होंने हाईफाई करके स्टॉक टिप देने की कोशिश की आपको। ये बेसिकली हमने कवर कर लिया। इंडिया लुक्स वेरी गुड बट स्टे अवे फ्रॉम कंपनीज नॉट मेकिंग मनी। तो बहुत बेसिक सी बात है आपकी, ये आपके मार्क मोरबियस जी कह रहे हैं कि आपका जो इंडियन मार्केट, बहुत बेसिक आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या बोलो, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आप जो है काफ़ी सारी मतलब वो गुड तो है क्योंकि बुल रन चलने लग रहा है, तो वो गुड है वैसे तो, बट स्टे अवे फ्रॉम कंपनीज नॉट मेकिंग मनी, कि आप उन कंपनी से दूर रहें जो प्रॉफिट में नहीं जा रही ज़्यादा, और जिनका ऑपरेशनल रेवेन्यू जो है इंक्रीज़ नहीं कर रहा। ऑपरेशनल रेवेन्यू वाली बात इन्होंने नीचे इस पॉइंट में शायद कवर की है, तो ये आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो इन्होंने, मैंने जो आपको कल बताया था रिस्क वाली बात, वो मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट लिखी हुई है यहाँ पर। मैं ये नहीं कह रहा मैंने बोला था, वो मतलब थ्योरी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जो मैंने रिस्क का आपको कल बताया था। तो इसके अंदर आपकी जो ये इन्होंने एग्जैक्टली ये बात लिखी हुई है, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं छोटा कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लगे हुए पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर ये बोलना चाह रहे हैं कि आपका रिस्क की वजह से ये आर द इंडियन मार्केट्स इग्नोरिंग ग्लोबल रिस्क अमिड द रिलेंटलेस रैली, कि जो रिस्क है उसे कैसे इग्नोर कर सकती है जो रैली है, जो रिटर्न्स मिलने लग रहे हैं, कि आपका रिस्क तो वही है कि आपका कम होता जा रहा है और रिटर्न्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर आपका ये क्वेश्चनेबल बात है, तभी इन्होंने एज अ क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पे हेडिंग लिखी है। तो आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं, इन्होंने अंदर भी ये एक्सप्लेन किया हुआ है आपका। हमने देख लिया पूरा का पूरा। अब इसके बाद चलने तो आपका, इसके बाद हालांकि यहाँ पर न्यूज़ जो है कम थी थोड़ी, तो मैंने इसके बाद जो है ये भी आपको कवर करने की आज वो सोचा था कि मैं ये भी कवर कर लेता हूँ आज। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का जो पेज रहता है इसके अंदर देखिए तो आपका ग्रोथ, अर्निंग्स, रिटर्न्स, प्राइस, आदित्य बिरला AMC क्लियर IPO टेस्ट। बहुत बेसिक सी बात है कि आपका आदित्य बिरला AMC का जो है IPO आने वाला है। यहाँ पे हम रेट वेट देख लेते हैं। तो इनकी डेट आने वाली है आपकी IPO की 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। वही आपका 3 दिन, आपका जनरली हर IPO 3 दिन ओपन रहता है। साइज़ इनका रहने वाला है 2768 करोड़, यानी कि 2700 करोड़ का IPO, बहुत ही बड़ा IPO आप कह सकते हैं। प्राइस बैंड इनका रहने वाला है 695 टू 712 रुपीज़, एक डिसेंट प्राइस बैंड है आपका। लॉट साइज 20 शेयर्स के आसपास रहने वाला है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आपका 712 इंटू 20, तो आपका 14240 आ रहा है। तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड लिमिट रहती है आपका 13,000, 14,000, 15,000 तक आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये ऐसा मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि आप एक शेयर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप 700 रुपये में एक शेयर के लिए अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं होगा, आपको 20 शेयर के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमने पूरा देख लिया। अब इन्होंने कुछ फाइनेंशियल भी प्रेजेंट किए हैं बहुत छोटे से, उसके अंदर रेवेन्यू, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट, बहुत बेसिक सी बात है आपकी, ये इन्होंने सब बताया हुआ है। अब यहाँ पे देखें तो आपका ये ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं कि आपका आदित्य बिरला AMC क्लियर्स IPO टेस्ट। बेसिकली क्या है कि आपका इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने आपका IPO का एनालिसिस किया, जो आदित्य बिरला AMC कंपनी है। अच्छा, AMC मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी। होता क्या है कि हर म्यूचुअल फंड के बैक में एक AMC बनी होती है।
म्यूचुअल फंड क्या करता है कि आप म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं, ये तो आपको पता ही है कि म्यूचुअल फंड को हम पैसा देते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो भी हैं, तो वो म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं। बट म्यूचुअल फंड आगे जो है उन्होंने एक अपनी अलग से कंपनी बनाई हुई होती है, एएमसी, तो वो उनको पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जो भी सिक्योरिटीज़ बाई करनी होती हैं, सेल करनी होती हैं, तो वो एएमसी के नाम पे होती है, ना कि म्यूचुअल फंड के नाम पे होती है। तो वो इस तरह से बेसिकली एएमसी वर्क करती है, और उसका मेन काम कुछ नहीं होता, वो पेपर्स पे कंपनी होती है सिर्फ, और जो आपके म्यूचुअल फंड का ऑफिस होता है उसके अंदर से ही कंपनी पूरी ऑपरेट कर रही होती है। क्योंकि कोई क्यों ऐसी नई इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेगा सिर्फ और सिर्फ ऐसी कंपनी के लिए जहाँ पे हमें ट्रेडिंग करनी है, सिक्योरिटीज़ बाय और सेल करनी है। तो ये मैं कहना चाह रहा था यहाँ पर कि ग्रोथ, अर्निंग्स, रिटर्न्स, प्राइस का इन्होंने रेशो पूरा क्लियर कर लिया है कि जितनी एक स्टैंडर्ड ग्रोथ, अर्निंग्स और रिटर्न्स और प्राइस रहने वाले होते हैं, जितने कंपनीज का सक्सेसफुल आईपीओ रहा है आपका, तो उनके जितने आईपीओ रहे हैं तो उस रेशो के अंदर ही यहाँ पर उनका चल रहा है। तो उस तरह से बेसिकली कहना चाह रहे हैं, और इन्होंने बाकी डेटा नीचे भी प्रेजेंट किया है, काफ़ी सारा डेटा है इसके अंदर, पूरे जो न्यूज़ है इसके अंदर, तो चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे भी यही बोला है कि आपका वैल्यूएशन कितना है, तो वैल्यूएशन बोल के यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की गई है। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि इसमें काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव रहता है क्या वैल्यूएशन बोल के आप किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं। वैल्यूएशन की अगर आपको डिटेल में जानना है तो एक सीरीज चलती है, अश्वथ दामोदरन करके, बहुत बड़े यूट्यूबर है, मतलब बहुत ही प्रोफेशनल है इस फील्ड के अंदर, फाइनेंस के अंदर। तो वैल्यूएशन का उनका एक पूरा सीरीज चलता है, मैंने भी देखा है वो खुद भी। तो आपको जो मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा तो उसके थ्रू आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, बोर्स डिपॉजिटरी स्टॉक्स रैली एमिड टॉक ऑफ नॉड फॉर एनएससी आईपीओ। बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो आपके जैसे बीएससी है, बीएससी भी लिस्टेड कंपनी है, बीएससी अपने आप में एक स्टॉक एक्सचेंज है, बट वो एक लिस्टेड कंपनी है। इसी तरह से जो कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स बोलते हैं, जहाँ पे आप वो सब बाय कर सकते हो, जैसे आपके गोल्ड, सिल्वर है, ये सब चीज़ें जो बाय कर सकते हो कमोडिटी की फॉर्म में, वो सब जो चीज़ें हैं। और आपका सीडीएसएल, सीडीएसएल का मतलब हुआ कि जैसे आप सिक्योरिटीज़ बाय करते हैं तो वो मतलब कहाँ पे रहती हैं, तो वो सीडीएसएल के पास आपकी जो है डिपॉजिट रहती है। सीडीएसएल को डिपॉजिटरी बोलते हैं। इंडिया के अंदर दो डिपॉजिटरी हैं सबसे मेजर, एक सीडीएसएल और एनएसडीएल। ये ये जो है बेसिकली दो डिपॉजिटरी आपकी, और ये आपकी डिपॉजिटरी जो आपके स्टॉक एक्सचेंज है, सब कुछ लिस्टेड रहता है आपका, कई बार हमें पता भी नहीं चलता। पर इनके स्टॉक्स यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि स्टॉक्स रैली कर रहे हैं आपके इन बुल रन के अंदर, इनके स्टॉक्स भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं आपके। और आपके अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ एनएससी, एनएससी लिस्टेड कंपनी नहीं है, बट इनके जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं वो भी आपके 3300 3500 के आसपास जो है ट्रेड करने लग रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी फिगर है एज़ कम्पेयर टू जो पहले कर रहे थे। पहले आपके इनके शेयर इन्होंने बताया हुआ है 1750 के आसपास ट्रेड कर रहे थे मार्च के अंदर। तो काफ़ी अच्छी फिगर है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है इसके अंदर, ऑलमोस्ट डबल हो गया ग्रोथ, तो क्या मैं कहना चाहूँ डबल हो गया। और यहाँ पर यही बोलना चाह रहे हैं बेसिकली कि आपका हमें टॉक ऑफ नॉड फॉर एनएससी आईपीओ, तो नॉड की बात कर रहे हैं, मतलब हाँ की बात कर रहे हैं सेबी से, यहाँ पे इन्होंने बैकग्राउंड में ये बात नहीं लिखी शायद, सेबी से बात करना चाह रहे हैं कि आपका एनएससी का आईपीओ क्या हम ले आए, तो मतलब ऑब्वियसली हाँ ही करेगा सेबी, तो एनएससी से ज़्यादा कोई ऐसी सिक्योर ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती जो सेबी मना करे। यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे शायद लिखा भी होगा, हाँ ये रहा कि आपका सेबी इट्स लाइकली टू गिव, तो मतलब सेबी लाइकली कर देगा एनएससी का आपका कि वो उनका अपना आईपीओ ले आए। तो हमने पूरा देख लिया। अब आगे चलो आपका नॉट जस्ट कंपनीज आईपीओ मैनेजर्स टू सी बिग मनी फ्लोइंग इन। बहुत बेसिक सी बात है आपकी, मैं आपको इसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स का कुछ कुछ बताता हूँ। अच्छा क्या हुआ है कि आपके पिछले कुछ टाइम के अंदर आपने दिखाई है बहुत बड़े अमाउंट ऑफ आईपीओज आए हैं, जो उनका अमाउंट है मनी रेज करने का वो भी बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ आईपीओज बहुत ज़्यादा हुए। अब यहाँ पे क्या हुआ है, कंपनीज तो इसकी वजह से फंडिंग रेज कर ही रही हैं, फंड ऑब्वियसली बात है, कंपनी सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेंगी आईपीओ से, तो फंडिंग रेज करने के अगर मामले में देखें तो वो तो है ही। दूसरी बात आपकी यहाँ पे क्या है, नॉट जस्ट कंपनीज, सिर्फ कंपनीज नहीं, आईपीओ के मैनेजर्स जो हैं, आईपीओ के मैनेजर्स का बेसिकली मतलब है इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करते हैं, पूरे आईपीओ की प्रोसेस को समझते हैं, एक बार हम पहले आगे चलते हैं। आईपीओ मैनेजर्स जो है वो बिग मनी फ्लोइंग इन की वो बात करते हैं कि उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा है ये सब, जो आईपीओ इतने सारे आए हैं, क्यों रहा है वो हम समझते हैं। आईपीओ की प्रोसेस में क्या होता है, एक पूरी प्रोसेस तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा अभी, बट आईपीओ की पूरी प्रोसेस के अंदर एक पर्सन होता है, बुक रनिंग लीड मैनेजर। मैं यहाँ पे देता हूँ एक बार, बुक रनिंग लीड मैनेजर। इसके अंदर क्या होता है कि एक तो हो सकता है कि आपका आईपीओ फिक्स प्राइस पर हो, कि हम 100 रुपये के शेयर को जो इशू करेंगे और एक्स अमाउंट ऑफ शेयर को इशू करेंगे, और हमारी जो है इतने वैल्यूएशन टोटल बन जाएगी, 100x बन जाएगी लेट्स सपोज। या अगर 2 रुपये का मतलब 2 शेयर इशू करें तो 200 रुपये बन जाएगी फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि कंपनी में क्या होता है, जनरली वैल्यूएशन फिक्स होती है कि हमें 100x ये जो है हमारा ये अमाउंट फिक्स होगा,
जैसे मान लेते हैं हमें 200 करोड़ की अपनी वैल्यूएशन करनी है या हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये इतने पैसे हमें रेज करने हैं, हमें ये नहीं पता कि हम कितने शेयर को इशू करेंगे और हमें कितना एक शेयर का प्राइस रखना है। तो हम यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए बुक रनिंग लीड मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है। वो क्या करता है, वो आपकी पूरी आईपीओ की प्रोसेस आपकी कैरी फॉरवर्ड कराता है, आपका सेबी से सारे डॉक्यूमेंट, सेबी से एक जो मेजर डॉक्यूमेंट फुलफिल करना होता है वो होता है आपका DHRP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, सॉरी DRHP, मैं ये हर बार उल्टा लिख लेता हूँ, DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो फुलफिल कराता है आपके सेबी के साथ, और ये सब जो चीज़ें हैं वो सब कराता है। लीगल कंप्लाइंसेस बहुत सारे करने होते हैं, कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC से परमिशन लेनी होती है, ये सब जो होती है वो बेसिकली BRLM कराता है। तो BRLM की पोजीशन पे आपका जो आता है बैंक वो होता है इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इन्वेस्टमेंट बैंक का सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मेजर फंक्शन होता है आईपीओ का क्लियरेंस कराना, यानी कि बेसिकली आईपीओ का पूरा काम देखना। दूसरा आई इन्वेस्टमेंट बैंक का सबसे मेजर काम होता है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा इसी पॉइंट पर। दूसरा होता है मेजर काम मर्जर्स एंड एक्विजिशन का देखना। मर्जर्स एंड एक्विजिशन M&A एडवाइजरी बोलते हैं उसको। M का मतलब मर्जर, A का मतलब एक्विजिशन, तो M&A एडवाइजरी ये प्रोवाइड करना है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जैसे कोई कंपनी किसी को मर्जर कर रही है, कोई कंपनी किसी को एक्वायर कर रही है, जैसे अभी आपने देखा जी वाले को एक्वायर कर रहे हैं सोनी वाले, तो वो जो है वहाँ पे भी एक इन्वेस्टमेंट बैंक चाहिए होगा। वो क्या करेगा, सोनी के बिहाफ पे डील वैल्यू करेगा जी को, कि हमें क्या बेनिफिट हो सकता है उससे, क्या वो प्रॉफिटेबल रहेगी कंपनी, क्या लॉस तो नहीं हो जाएगा, क्या हमें 5 साल बाद 10 साल बाद हमारी रेपुटेशन पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो सब जो चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट बैंक का काम होता है। बेसिकली 2 काम होते हैं मेनली, जो मैंने आपको बताया अभी। तो ये बेसिकली दोनों काम होते हैं। अब यहाँ पर ये आप समझ गए पूरा कि आपका जैसे 200 करोड़ का आईपीओ है, उसके अंदर हम 2 रुपये के 100 करोड़ शेयर्स भी इशू कर सकते हैं, और हम 1 करोड़ शेयर्स भी इशू कर सकते हैं जो 200 रुपये की वैल्यू पर हो। तो दोनों में से क्या हमें सिलेक्ट करना चाहिए, क्या क्या पब्लिक का रिस्पॉन्स है, क्या पब्लिक हमें 2 रुपये पे बाई कर लेगी, या क्या हमें पब्लिक 200 रुपये पे ही बाई करेगी, या उल्टा भी हो सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स की हेडेक होती है, कि हम अपना काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करा, वो संभाल लेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली यही चल रहा है, बट इसके बदले में इन्वेस्टमेंट बैंक्स को एक पूरी फीस देनी पड़ती है। तो वो फीस को ही यहाँ पे रेफर किया जा रहा है कि आपकी जो फीस है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब फीस की फॉर्म में बहुत ज़्यादा मनी इन आईपीओ मैनेजर्स के पास आने वाली है। तो ये पूरा घुमा हुआ होगा मैंने बताया, बट आप समझ गए होंगे। इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर आपकी जो सबसे मेजर कंपनीज आती है वो मैंने यहाँ पे देख रखी है आपकी। होता क्या है कि हर इंडस्ट्री के अंदर मैंने आपको ये बताया था 4 कंपनीज बेसिकली देखी जाती हैं जो सबसे टॉप पे चल रही हैं। तो इसके अंदर आपकी पहली है गोल्डमैन सैक्स, ये आपको पता होगा शायद, GS नाम से मशहूर है। दूसरी आपकी JP मॉर्गन चेस, ये भी बहुत मशहूर कंपनी है। मॉर्गन स्टैनली बहुत ही, अगेन बहुत ज़्यादा, जो MSCI वाला इंडेक्स चलता है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये जो तीनों MSCI वाले इंडेक्स हैं, ये आपके चारों, और इनके अलावा बहुत सारे हैं। तो चारों तो रेगुलर आते हैं आपके EK मार्केट्स के अंदर, और बहुत सारे इसके अलावा हैं। तो ये मॉर्गन स्टैनली वालों के ही हैं। तो इस तरह से बेसिकली आपकी कंपनीज हैं। और आपका जो चौथी कंपनी है वो है आपकी क्रेडिट सूस, ये आपकी मोर ऑफ अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, बट एनीवेज इन्वेस्टमेंट बैंक है आपका। तो ये चारों बिग 4 बोली जाती हैं आपके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर। इसके अलावा आपकी बोफा सिक्योरिटीज़, यानी बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़, वो सब जो है, सिटी बैंक है, ये सब जो कंपनी है वो भी इसके अंदर आती है। तो हमने पूरा देख लिया। और इसके अंदर आपकी जो जोमेटो आईपीओ से सबसे ज़्यादा फीस अर्न हुई है आज तक, मतलब किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंक को, जो 229 करोड़ थे आपकी। और इसके अंदर 2-3 इन्वेस्टमेंट बैंक थे, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, इसके आप चाहें तो इसके अंदर पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली यही बोलना चाह रहे हैं, आपका फीस अर्न फ्रॉम द जोमेटो आईपीओ हाईएस्ट इन एब्सोल्यूट टर्म्स। तो हमने जो है पूरा देख लिया। अब दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको नीचे आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप नीचे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए वगैरह वगैरह तो आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात आपकी, जो आप इंस्टाग्राम का मैंने आपको लिंक बोला था, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 1 अक्टूबर को हमारी डिटेल वीडियो आने वाली है कि क्या क्या होने वाला है, मतलब हमारी इस FPL के अंदर। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।